70 सालों का जो कोढ़ है उसको हम एक दिन में तो समाप्त नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं कबीर और आप देख रहे हैं छपरा टुडे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया है। देश के बजट पेश होने के बाद लगातार विपक्ष और पक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रामदयाल शर्मा जी। उनसे जानने की आज कोशिश करेंगे कि जो बजट पेश हुआ है, वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, आम जनता और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इसमें कुछ क्या खास है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, लगातार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कुछ नहीं है इस बजट में, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, विपक्ष को कहने के लिए कुछ अगर नहीं मिलता है तो दूसरा वो क्या कहेगा। आज का जो बजट पेश हुआ है उस बजट में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको कुछ न कुछ नहीं मिला हो। कोरोना काल से निपटने के लिए जिस तरह से देश को ज़रूरत थी कि कैसे हम इससे निपट लें, कैसे हमारा जो है जीडीपी बढ़ जाए, उस सब उपाय को आज के इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने रख दिया है। अब चाहे आप किसानों की बात कर लें, अब मध्यम वर्गीय वर्ग में वो किसको देखते हैं ये मैं नहीं कह सकता, उनके नज़रिया क्या है, लेकिन किसानों के लिए भी जो किया गया है उसमें एमएसपी के माध्यम से लाभ पहुंचाने की बात हो, एफपीओ के माध्यम से लाभ पहुंचाने की बात हो, या फिर किसानों का जो ये 6,000 रुपया प्रतिवर्ष दे रही है मोदी सरकार, उसकी बात भी की गई है। सबसे निम्न वर्ग, जिसको मध्यम वर्गीय भी हम नहीं कह सकते, जिसके माथे पर छत नहीं है, वैसे लोगों को 60,000 लोगों को घर देने की जो बात थी, अब उसको इस बजट में 80 लाख पहुंचाया गया। 80 लाख लोगों को 24 तक घर देना है और प्रत्येक प्रखंड में यह योजना चल भी रही है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि प्रत्येक प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानें बन रही है। युवाओं के लिए क्या था इस बजट में? इस बजट में आप देखे होंगे कि 60 लाख नई नौकरियों की व्यवस्था की बात। विपक्ष कर रहा है कि हमेशा से कहा गया है कि नौकरी मिलेगी, लेकिन हमेशा छात्र जो है उग्र होकर के रोड पे आते हैं। ये विपक्ष को इसलिए कहना पड़ रहा है कि विपक्ष ने तो 70 वर्षों में कुछ किया नहीं, उसको लग रहा है कि हम जो कर रहे थे भी यही करेंगे। लेकिन आप देखे होंगे कि जब से 15 लाख नौकरी की बात ज़रूर हम लोगों ने किया था, लेकिन ये कोरोना का तीसरा वर्ष है और इस तीसरे वर्ष में जिनकी नौकरी थी उसको कैसे बचा लिया जाए, यह बहुत बड़ी चुनौती थी। सरकार ने तो ऐसा किया और रोज़गार भी लोगों को दिया। 15 लाख लोगों की नौकरी के नाम पर ये लोगों को चाहिए कि केवल नौकरी, लेकिन रोज़गार तो लोगों को मिला। चाहे वह ठेला चलाने वाले हों, डेयरी चलाने वाले हों, सबको 10,000 रुपये की बैंक से लोन दे करके भाई तुम स्वरोजगार करो। अर्थव्यवस्था की बात हुई है इस बजट में। आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक हम इतना सुदृढ़ करेंगे कि हमको बाहर से कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब यह समझने की बात है, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था जब आत्मनिर्भर होगी तो भारत स्वतः आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो इस बजट में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बात है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि 60 लाख युवाओं को नई नौकरी देने की बात है कि 60 लाख हम नई नौकरी का सृजन करेंगे और उसमें 30 लाख जो हमारे रोजगार के साधन हैं उसको डेवलप करेंगे। तो अब यह भी जो 60 लाख लोगों को नौकरी, नई नौकरी की बात है, चाहे वह रेलवे की बात हो, चाहे अन्य जगहों की बात हो, तो ये इससे बेकारी तो जाएगी, लेकिन एक दिन में यह नहीं जाएगी। 70 सालों का जो कोढ़ है उसको हम एक दिन में तो समाप्त नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम उस ओर अग्रसर हैं। बजट में मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ देखने को नहीं मिला। कर की दूसरी चीज़ की जो टैक्स स्लैब है वो सेम रह गया। नहीं, देखिए, टैक्स स्लैब में भी थोड़ा तो सुझाव आया है कि उसको ये 2.5 से 5 किया गया है। सेम वो जो 65 वर्ष के ऊपर के लोग। हाँ, तो अब मिडिल क्लास के जो लोग हैं उसमें 65 वर्ष वाले भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। तो उनमें कर की जो व्यवस्था है कि भाई 2.5 से बढ़ाकर 5 का स्लैब किया गया है, वित्त मंत्री ने किया है उसको। और बाकी जो हम नौकरी की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप की बात कर रहे हैं,
तो स्टार्टअप की बात हो, एमएसपी की बात हो, एफपीओ बनाने की बात हो, ये सब मिडिल क्लास के लोगों के लिए हैं। ये हायर क्लास के लोग इसको नहीं करेंगे, करते भी नहीं हैं। तो ये मिडिल क्लास के लोग ही इसमें आएंगे। विद्यालय में जो बच्चे जाके पढ़ते हैं वह घर पर किसी भी व्यवस्था से हम पढ़ा सकते हैं तो पढ़ तो लेंगे, लेकिन विद्यालय का जो वातावरण है वो घर पर नहीं मिलता है। तो मैं यह ज़रूर अनुभव कर रहा हूँ कि उससे बच्चों में ह्रास हुआ है। लेकिन जहाँ डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात आई है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आज से 20 साल पहले एक सेमिनार में हम लोग थे। उस समय मैं प्रधानाचार्य था और वहाँ जब बात चलने लगी तो एक अधिकारी ने कहा कि आने वाला 20 साल के बाद पेपरलेस होगा, कलमलेस होगा एजुकेशन, और इसमें जो नहीं आएगा, अपडेट नहीं करेगा, वह पिछड़ जाएगा। ये 20 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। हम लोगों को भी नहीं लगता था कि ऐसा कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई। तो अब जो युग आ रहा है, हम अगर डिजिटल नहीं करेंगे तो भारत पिछड़ जाएगा, क्योंकि अन्य देश तो उसको करेंगे। केवल हमारी बात नहीं है, दुनिया के सब देशों में अगर डिजिटल एजुकेशन हो जाएगा तो हमारे बच्चे उसमें पिछड़ने लगेंगे। इसलिए डिजिटल यूनिवर्सिटी और डिजिटल एजुकेशन बहुत आवश्यक है। हाँ, लेकिन केवल घर पर रह करके मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यह विद्यालय में ही जाके संभव, वहाँ जाके बच्चे बाकी चीज़ें जो सीखते हैं विद्यालय के इन्वायरमेंट से जो उनको मिलना चाहिए वह मिलेगा वहीं जाने के बाद, चाहे वह डिजिटल हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। लेकिन विद्यालय को बंद रखा गया, यह प्राकृतिक प्रकोप था। कोई नहीं चाहता है कि बंद रहे विद्यालय, लेकिन विद्यालय बंद रहे तो बच्चों में तो ह्रास हुआ है, इसको कोई रोक माने हम नहीं नकार सकते। लेकिन मजबूरी भी हमारी थी। मान लीजिए कि हम विद्यालय खोल देते और एक बच्चे को कोरोना होता, कई प्रभावित होते, और उसके बाद कहा जाता कि विद्यालय खोल करके सरकार ने सबका जान ले लिया विपक्ष के पास। इसलिए इस पर डिजिटल एजुकेशन आवश्यक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब पक्ष से सवाल होता है तो पिछले 70 साल की बात बताई जाती है कि पिछले 70 साल में जो कांग्रेस है उसने क्या किया है, सस्ती हुई हैं और क्या महंगी हुई हैं। लगातार लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी आपको बताएंगे आने वाले सीरीज़ में। तब तक के लिए बने रहिए छपरा टुडे के साथ।